हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द रिमेनिंग टॉपिक्स विच आर मेजरली फ्रॉम चैप्टर 5। तो आज हम लोग पावर सेक्टर के साथ डील करते हैं, बट बिफोर मूविंग टू दैट टॉपिक एक छोटा सा पॉइंट हमारा रह चुका है विच इज टू बी डिक्टेटेड। इट इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 8। सो चैप्टर नंबर 8 के अंदर आप पेज नंबर 40 पर जाएंगे अपने वॉल्यूम 2 के अंदर। दिस फॉर जम्बल्ड यूजर्स, फॉर दोज हु आर यूजिंग द स्टडी मटेरियल इट शुड बी अराउंड पेज नंबर 8.5 और 8.6। तो वहां पर आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट सेंटर्स का एक टॉपिक दिया हुआ है। वहां पर आपको एक छोटा सा लाइन ऐड करना है। द लाइन इज गोइंग टू बी इन्वेस्टमेंट सेंटर्स कैन बी रेफर्ड टू एज स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स। एज एन इन्वेस्टमेंट सेंटर को स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट भी बोल सकते हैं। सिर्फ इतना सा पॉइंट था। इन्वेस्टमेंट सेंटर्स कैन बी रेफर्ड टू एज स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स। ब्रैकेट में आप लिख लेंगे एसबीयू, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स, ब्रैकेट में एसबीयू। सिर्फ इतना सा पॉइंट था, ये मैंने आपको डिक्टेट कर दिया है। नाउ लेट्स मूव ऑन विद द डिस्कशन फ्रॉम पावर सेक्टर। सो पावर सेक्टर के अंदर हमें सबसे पहले बताया एप्लीकेशन ऑफ माइकल पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल ऑन द इंडियन पावर सेक्टर। तो पावर सेक्टर में आप लोग जानते हैं हम लोग टीबीटीबीआर लगा रहे हैं, राइट। सबसे पहले तो माइकल पोर्टर्स का 5 फोर्सेस मॉडल क्या है? टीबीटीबीआर, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, bargaining power of customers, then threat of substitute products, bargaining power of suppliers, and then rivalry among existing firms. तो ये होता है आपका TBTBR। नाउ थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, तो पावर सेक्टर में डेफिनेटली एक थ्रेट है न्यू एंट्रेंट्स के लिए, बिकॉज पावर सेक्टर इज मेजरली रेगुलेटेड। बहुत सारे अप्रूवल्स चाहिए आपको रेगुलेटरी बॉडीज से टू मूव इनटू पावर सेक्टर। तो थ्रेट है। सेकेंडली यहाँ पर कैपिटल का रिक्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा होगा, तो इस वजह से थ्रेट मिलता है, बैरियर्स टू एंट्री। देन कम्स योर बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स। तो कस्टमर्स का बार्गेनिंग पावर तो डेफिनेटली कम रहने वाला है, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी परचेज करना है, ज्यादा सोर्सेज तो है नहीं, सो जो अवेलेबल है उससे हमें परचेज करना है। सो बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स इज बेसिकली लेस, बट फिर भी थोड़े बहुत नए तरह के हमें सब्सटीट्यूट्स हैं, क्योंकि तो थोड़े हमें दिखते हैं कि सोलर पावर की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं, राइट। सो थोड़ा सा पावर हमें मिलता है एज कस्टमर्स। फिर आता है आपका थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट इफेक्ट्स। तो सब्सटीट्यूट में हमें देखने को मिलता है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, सोलर एनर्जी। सो सोलर एनर्जी आजकल बहुत कॉमन हो चुकी है, बहुत नॉर्मल हो चुकी है, इसलिए हमें एक अच्छा सब्सटीट्यूट वहां पर दिखाई देता है। देन सेकेंडली विंड एनर्जी होती है, जियोथर्मल एनर्जी होती है, थर्मल एनर्जी होती है, इस तरह की एनर्जीज होती है, बट ये सब सुनने में कम आती है। और ये सारी एनर्जीज को यूज करना और उससे इलेक्ट्रिसिटी या फिर पावर प्रोड्यूस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होता है और एक्सपेंसिव भी होता है, इसलिए हम लोग बेसिकली सिर्फ और सिर्फ इस पर रिलाई करते हैं कि हम लोग परचेज करें इलेक्ट्रिसिटी कंपनी से। ऑलराइट, सो थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट इफेक्ट्स है बट कमजोर है। उसके बाद में आता है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। तो बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स वैसे तो होना चाहिए बिकॉज प्लेयर्स कम है, बट बिकॉज यहाँ पर रेगुलेटरी बॉडीज आ जाती है और रेगुलेट कर देती है टैरिफ्स को, तो इस वजह से उनका मॉडरेट लेवल पर ही रहता है। उसके बाद में आता है राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग फर्म्स। तो राइवलरी कितना हो सकती है? सो यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स कम होते हैं, पब्लिक सेक्टर का यूनिट होता है मेजरली, और इसलिए राइवलरी यहाँ पर कम देखने को मिलती है। ऑलराइट, सो ये हो गया आपका माइकल पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल ऑन इंडियन पावर सेक्टर। ये टॉपिक कंप्लीट होता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज कॉस्ट स्ट्रक्चर एंड पावर सेक्टर। कॉस्ट स्ट्रक्चर समझाने के लिए हमें यहाँ पर बताए गए हैं उसके सप्लाई चेन के 3 स्टेजेस। सबसे पहले आता है जनरेशन, फिर आता है ट्रांसमिशन और फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ व्हाट इज जनरेशन? जनरेशन इज बेसिकली प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर इनपुट्स यूज कर रहे हैं, उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे हैं। तो कॉस्ट क्या लग सकता है? सबसे मेजर कॉस्ट तो हो गया आपका इनपुट कॉस्ट, उसके अलावा एम्प्लॉय कॉस्ट और उससे रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट हो सकता है, राइट। सो दिस बेसिकली द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और उससे रिलेटेड कॉस्ट। तो बेसिकली कोई सा भी प्रोडक्शन होता है तो उसमें कौन सी कॉस्ट लगती है, सिमिलरली वैसे ही जनरेशन में भी लग रहा होगा। फिर आता है ट्रांसमिशन कॉस्ट। तो ट्रांसमिशन क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी का, कि जहां से प्रोड्यूस होता है वहां से अलग अलग एरियाज पर इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, ट्रांसमिट करते हैं। सो यहाँ पर आप इस तरह से समझ लीजिए कि हमारे प्रोडक्शन प्लांट से अपने ही वेयर हाउस पर ले जाने का जो प्रोसेस होता है उसे ट्रांसमिशन कह रहे हैं। ऑलराइट, सो ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, गुड्स को ट्रांसमिट, गुड्स को ट्रांजिट कराना तो आसान हो जाता है, बट इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट कराना, इसलिए केबल्स चाहिए और अलग अलग तरह के सेटअप्स चाहिए, राइट। टावर्स चाहिए, ट्रांसमिशन टावर्स, और उस तरह की नेटवर्क केबल्स चाहिए, अंडरग्राउंड भी होती है आजकल। तो ये सारी चीज़ों को मेंटेन करने का खर्चा है, इनको सेटअप करने का खर्चा है, बिकॉज ये सब बहुत एक्सपेंसिव होता है सेटअप करने के लिए, और उसके लिए फिर फाइनेंस कॉस्ट भी इनका करना पड़ता है। सो इस तरह की आपको कुछ कॉस्ट देखने को मिल सकती है ट्रांसमिशन में। फिर आता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन। सो डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली एक दूसरी टाइप की कंपनी करती है जिसे हम कहते हैं डिस्कॉम। डिस्कॉम इज नथिंग बट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। सो
डिस्ट्रीब्यूशन का और कंपनीज का कॉम ले लिया यहाँ पर। सो डिस्कॉम कंपनी क्या होती है, वो पावर को परचेज करती है प्रोड्यूसर से और फिर डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो उसका सबसे मेजर कॉस्ट हो जाएगा परचेज कॉस्ट, उसके भी इंप्लॉइज होंगे तो एम्प्लॉय कॉस्ट भी हो जाएगा। उसके अलावा उसको क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसके लिए भी वही सेम चीज़ है, केबल्स चाहिए, टावर्स चाहिए, तो वो सारी चीज़ों को मेंटेन करने का खर्चा। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों जगह पे आप इन सारी चीज़ों का डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन भी लगा सकते हो। सो इस तरह की कुछ कॉस्ट हमने देख ली है। ये हो गया आपका कॉस्ट स्ट्रक्चर इन पावर सेक्टर। ऑलराइट, उसके बाद में हमें यहाँ पर हमें कॉस्ट सेंटर्स बताए गए हैं, वो आप एक बार रीड कर लीजिएगा। देयर इज नथिंग मेजर अबाउट इट। जनरेशन में 3 तरह के दिखेंगे, विच इंक्लूड्स द प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर जहाँ पर जनरेशन होता है, देन यूटिलिटी जहाँ से हमारे इनपुट स्टोर होते हैं ना, स्टोरेज एरिया मान लीजिए, इनपुट स्टोर करने का जो कॉस्ट सेंटर होगा उसे यूटिलिटी कॉस्ट सेंटर कहते हैं। सर्विस कॉस्ट सेंटर्स इज बेसिकली जो लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे मेजर प्रोडक्शन सेटअप को। उसके बाद में ट्रांसमिशन में 2 बताए गए, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर जहां पर हम लोग ट्रांसमिशन कर रहे हैं। सो बेसिकली ट्रांसमिशन टावर्स या फिर अंडरग्राउंड केबल्स का मेंटेनेंस करने वाले जो टीम होती है वो, उसको हम कह सकते हैं यहाँ पर प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स। और उनको भी अगर कोई सर्विस प्रोवाइड करना है तो वो सर्विस कॉस्ट में आ जाएगा। और डिस्ट्रीब्यूशन में सिमिलर टाइप से कॉस्ट सेंटर्स होते हैं। लेट्स टॉक अबाउट कॉस्ट मैनेजमेंट। तो कॉस्ट मैनेजमेंट किस तरह से हो सकता है? सबसे पहले तो हमें कॉस्ट मैनेजमेंट क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें टैरिफ्स को रेगुलेट करना होगा। हमें टैरिफ्स इज नथिंग बट द चार्ज दैट यू गोइंग टू द अमाउंट दैट यू गोइंग टू चार्ज टू योर कस्टमर्स, सो दैट इज टैरिफ। फिर कॉस्ट एलोकेट भी करना होता है यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एज अ मेथड प्रोबेबली, बिकॉज दैट इज द बेस्ट मेथड टू एलोकेट योर कॉस्ट टू वेरियस एक्टिविटीज। उसके बाद में हमें एक यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी स्पेसिफिक एक पॉइंट देखने को मिलता है, विच इज कि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन अगर हो रहा है तो उसके बीच में इलेक्ट्रिसिटी यानी कि पावर का लॉस तो नहीं हो रहा है। ऑलराइट, क्योंकि वो पॉसिबिलिटी होती है कि पावर लॉस हो रहा है बीच में, लाइन में से कहीं पे ब्रेकेज आ गया, लीकेज आ गया तो पावर लॉस हो रहा है, तो वो हमें गैप एनालिसिस से पता लगाना होता है कि वो नहीं हो रहा हो। इसलिए हम लोग कॉस्ट मैनेजमेंट करना जरूरी समझते हैं। नाउ अपने को यहाँ पर 2 तरीके बता रखे हैं। सबसे पहला है वैल्यू चेन एनालिसिस, जो आप जानते हो कि क्या होता है। इट इज बेसिकली इवेल्युएटिंग ऑल योर एक्टिविटीज, उसमें से वैल्यू एडिंग को रखना है और उसको भी एफिशिएंट बनाना है, नॉन वैल्यू एडिंग को एलिमिनेट करना है। दैट इज वैल्यू चेन एनालिसिस। फिर आता है एक ट्रिपल बॉटम लाइन, इन्होंने सजेस्ट किया। ट्रिपल बॉटम लाइन इसलिए सजेस्ट किया है क्योंकि पावर सेक्टर में हमारा एनवायरमेंट को साथ में लेके आना, सोशल फैक्टर्स को लेके आना, यानी कि बेसिकली नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स को साथ में कंसिडर करने के लिए ट्रिपल बॉटम लाइन सजेस्ट किया है। सो क्योंकि पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन के अंदर कोई सोशल फैक्टर ना आ जाए या फिर इकोलॉजिकल इम्प्लीकेशन ना आ जाए, इसलिए हम लोग ट्रिपल बॉटम लाइन को यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, और साथ में हम लोग ईएमए को यूज कर सकते हैं फॉर बेटर एलोकेशन ऑफ कॉस्ट एंड उससे हम लोग अपना कार्बन फुटप्रिंट भी रिड्यूस करने की कोशिश कर सकते हैं। So this is the major addition that has been given in the power sector. In the new study material अपने को एक केस सिनेरियो दिया गया है जो कि I have no clue कि एग्जाम में कितना पॉसिबिलिटी है इसके पूछे जाने का, बट आई वुड सजेस्ट यू टू गो थ्रू इट बिकॉज इट्स अ गुड केस स्टडी। सो केस सिनेरियो यहाँ पर हम लोग एक बार पढ़ते हैं, आप इसको एक बार रीड कीजिए, फिर मैं आपको इसको समझाता हूँ एंड देन लेट्स डिस्कस द सॉल्यूशन।
आई थिंक आप लोगों ने इस क्वेश्चन को रीड कर लिया होगा। इस तरह के क्वेश्चंस जनरली अभी तक देखे नहीं जा रहे हैं। दिस इज प्रोबेबली अ हायर लेवल ऑफ क्वेश्चन जो कि हमें देखने को मिला है। वेरी नाइस क्वेश्चन दो। तो इस तरह के क्वेश्चंस को किस माइंडसेट के साथ अटेम्प्ट करना चाहिए? सबसे पहले आप इमेजिन कर लीजिए कि यू आर एन एम्प्लॉय वर्किंग फॉर अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, लेट्स से मैकेंजी और बीसीजी और बेन, और फिर आपके पास में एक क्लाइंट आता है। वो क्लाइंट पावर इंडस्ट्री में वर्क करता है। इट्स अ बिग क्लाइंट, ओके, सो यू सिटिंग इन अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, तो डेफिनेटली आपके पास जो क्लाइंट्स आएंगे वो बहुत पैसे वाले होंगे, ऑलराइट। सो दे आर वर्किंग फॉर, दे हैव ह्यूज ऑर्गेनाइजेशंस। तो वो आपके पास में आ रहे हैं फॉर योर सजेशन, और उन्होंने आपके सामने कुछ इस तरह का प्रपोजल रखा है दैट वी आर प्लानिंग टू एस्टैब्लिश अ न्यू पावर प्लांट यूजिंग न्यूक्लियर एनर्जी, सो वी गोइंग टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर एनर्जी। तो क्या हमें करना चाहिए ना? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी गोइंग टू आस्क देम इज व्हाट इज द स्टेटस इन द इंडस्ट्री। तो वो हमें बताया हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि पूरे इंडस्ट्री में किस तरह का वर्क हो रहा है। इफ देयर इज डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी, इज द डिमांड ग्रोइंग, और फिर कुछ फिगर्स हमें दिए हुए हैं टू यूज इट इन आवर एनालिसिस। उसके अलावा हमें बताना होगा कंसिडरिंग द ओवरऑल सिनेरियो दैट हैज बीन गिवन टू अस, द फिगर्स और द डेटा दैट हैज बीन प्रोवाइडेड टू अस, और उस डेटा के बेसिस पर हमें क्या करना होगा? वी हैव टू सजेस्ट द क्लाइंट वेदर यू शुड गो फॉर दिस प्रपोज्ड प्लांट और दिस प्रपोज्ड स्ट्रक्चर। तो क्या उसे उस प्रोजेक्ट के अंदर एंटर होना चाहिए, राइट? तो क्योंकि हमें सजेस्ट करना है, और वहां पर जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स इज इन्वॉल्व्ड। सो इस माइंडसेट के साथ अगर आप लोग इस केस स्टडी को पढ़ोगे, उसमें से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन साइड में एक पेपर पे या अपने पैड में नोट डाउन करोगे या डायरी में नोट डाउन करोगे, और फिर उसको यूज करोगे अपने एनालिसिस के लिए। रीडिंग अ क्वेश्चन इज नॉट फॉर ओनली द पर्पस ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन कि आंसर किया मार्क्स है, क्योंकि जो रटा हुआ था वो रेप्लिकेट करना है, वो नहीं है। ठीक है, हमें इस तरह से सोचना है कि कोई अगर हमसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछता है, कोई इस तरह का प्रॉब्लम हमारे पास लेके आता है, लेट्स से अ क्लाइंट, तो क्या हम उसको प्रॉपर सजेशन दे पाते हैं? और सजेशन देने के पहले हमें कई तरह का रिसर्च करना होता है, बट यहाँ पर हमें पूरा डेटा पहले से रिसर्च करके देते हैं या फिर बना के देते हैं, जो भी है, बट डेटा हमें प्रोवाइड करते हैं। सो अब सिर्फ डेटा को एनालाइज ही तो करना है। सो लेट्स बिगिन विद दैट। नाउ हाउ टू डू इट, तो मैं थोड़ा सा ट्राई करने वाला हूँ कि आपको समझा पाऊँ कि कैसे कर सकते हैं, और हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको और ज्यादा इंप्रूव कर सके, राइट? सो सबसे पहले मैंने कुछ फिगर्स अपने नोटपैड में लिखे हैं जस्ट बाय रीडिंग द क्वेश्चन, कि सबसे पहले द कंट्री is uranium rich. Now generally we read the entire question again, but in this question I'm not going to do it. मैं आपके साथ में major points जो मैंने अपने notepad में लिखे हैं, मैं सिर्फ आपके साथ में वही discuss करने वाला हूँ. The country is uranium rich. Now as per my understanding, uranium probably might be the substance or input which is used to make nuclear energy. क्योंकि हमें इतना specifically यूरेनियम रिच कंट्री बताया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, और न्यूक्लियर एनर्जी बनानी है, और थोड़ा बहुत अगर साइंस या फिर जनरल इंफॉर्मेशन हमें पता होगा तो यूरेनियम से न्यूक्लियर एनर्जी बनता है, ऐसा मैं मान लेता हूँ। ठीक है, सो ये अजम्पशन मैंने ले लिया, यूरेनियम रिच है कंट्री जी, तो न्यूक्लियर एनर्जी बना सकते हैं। कंपनी का लॉन्ग टर्म बिजनेस ऑब्जेक्टिव है टू रिड्यूस इट्स कार्बन एमिशन। ये हमें याद रखना होगा कि उसका लॉन्ग टर्म विजन क्या कह रहा है, उसको कार्बन एमिशन रिड्यूस करना है। थर्ड इज इंक्रीजिंग डिमांड बताया हुआ है कंट्री जी के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड इज गोइंग टू इंक्रीज। उसके रीजंस अपने को बताया है, फर्स्ट इज राइजिंग पॉपुलेशन, सेकंड इज कि इस तरह के प्रोडक्ट्स का डिमांड बढ़ रहा है जिसके लिए इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है, एंड थर्ड इज कि वो नेटवर्क ऑफ ट्रेन्स बना रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा लगने वाली है। इसके बेसिस पर हमें बताया गया है कि 12% पर एनम की रेट से इलेक्ट्रिसिटी ग्रो होने वाली है। ऑलराइट, फिर हमें बताया है कि देयर इज लिमिटेड सप्लाईज ऑफ फ्यूल फॉर न्यूक्लियर एनर्जी। सो डिस्पाइट द फैक्ट दैट कंट्री जी इज यूरेनियम रिच, ओवरऑल वर्ल्ड में न्यूक्लियर एनर्जी का डिमांड बढ़ रहा है, और उसकी वजह से जो फ्यूल का सप्लाई है वो लिमिटेड है। उसके अलावा हमें बताया कि गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू डीरेगुलेट द मार्केट विच इज गोइंग टू कॉज सम इम्प्लीकेशंस। उसके अलावा हमें देखने को मिलता है कि ओके, सो गवर्नमेंट्स टारगेट इज आल्सो टू रिड्यूस द कार्बन एमिशन बाय 30%, which is also being given to us. 5 years का प्रोजेक्ट रहेगा just to build the entire structure to produce nuclear energy. इसमें कॉस्ट क्या इन्वॉल्व रहेगा, उसके फिगर्स कुछ दिए हुए हमें। द फिगर दैट हैज बीन प्रोवाइडेड टू अस इज $1000 billion इनिशियली जस्ट टू क्रिएट द सेटअप। फिर डीकमिशनिंग और वगैरह खर्चे जो एंड में लगते हैं वो उसके हमें बताया $200 billion। 40 years तक ये प्लांट रन करेगा, और हमें जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो बताई गई है 80 सेंट
पर किलोवाट आवर। ओके, तो आपको किलोवाट आवर याद रखना है, बिकॉज अगर कहीं पे कोई और यूनिट दिया है, जैसे कि मैं शुरुआत में क्वेश्चन में देख सकता हूँ मेगावाट आवर, सो मेगावाट आवर और किलोवाट आवर में 1000 का डिफरेंस होता है, राइट। आई थिंक 1 मेगावाट आवर इज इक्वल्स टू 1000 किलोवाट आवर्स, तो वो कन्वर्जन आपको याद रखना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज द ऑपरेटिंग कॉस्ट हैज बीन गिवन टू अस एज 80 सेंट पर किलोवाट आवर, और हमें बताया गया है कि टू compete with the other sources of electricity, we need a total cost of 2.4 $G per kilowatt hour। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दिया है। उसके बाद में एक टेबल दिया हुआ है, वो टेबल के अंदर अपने को बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, एंड इसके बेसिस पर हमें प्रोबेबली एक रिपोर्ट बनाना है और बताना है, सजेस्ट करना है कि whether the client should go for this project or not। ऑलराइट, तो सबसे पहले जो बात हुई है कार्बन एमिशन की, बट उसके पहले ले रहा हूँ इंक्रीजिंग डिमांड। सो इंक्रीजिंग डिमांड की बात करते हैं, द डिमांड इज इंक्रीजिंग, और उसके हमें फैक्टर्स दिए हुए हैं। सो कंसिडरिंग द डिमांड फैक्टर, गोइंग इनटू न्यूक्लियर एनर्जी इज सूटेबल, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ने के अपने को रीजंस दिए हुए हैं। उसके बाद अपने को बताया हुआ है 12% पर एनम की ग्रोथ है, तो अभी अगर 100 होता तो नेक्स्ट ईयर 112, उस पर 12%, उस पर 12%, ऐसे करके 5 साल में the demand will be more than 60 definitely, so it is going to be around like 80%। so 80% की डिमांड अभी से ज़्यादा है, 80% का ग्रोथ दिखाई देगा आपको डिमांड में इन कमिंग 5 years। so definitely it is feasible। डिमांड के ऊपर आप लोग सारी चीज़ें लिख सकते हो। उसके बाद में कार्बन एमिशन की बात करते हैं। सो कार्बन एमिशन हमें यहाँ पर इस टेबल के अंदर कुछ बताया हुआ है। CO2 एमिशंस हमें मेट्रिक टन्स में दिए हुए हैं, एंड देन CO2 एमिशन रेट हमें किलोग्राम्स में दिया हुआ है, किलोग्राम्स पर मेगावाट आवर। सो टन से किलोग्राम में कन्वर्ट किया होगा उन्होंने, और फिर कैलकुलेशन किया होगा। ऊपर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन दिया हुआ है इन मेगावाट आवर्स, तो थोड़ा कैलकुलेशन करके अपने को बताया हुआ है। नाउ ऑन एन एवरेज वी कैन सी कि अभी तक जो प्लांट्स है, जो 5 प्लांट्स है, उसको अगर हम लोग एवरेज भी करते हैं तो 500 के ऊपर आता है, और वो चाहता है कि 500 से रिड्यूस कर दे। सो क्या हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि प्रपोज्ड है, जिसमें CO2 एमिशन रेट इज ओनली 25 kgs पर मेगावाट आवर, तो क्या हम लोग उसको कंबाइन करते हैं तो हम लोग इस लेवल पर पहुंच सकते हैं कि हम लोग 500 पर आ जाए। तो ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ये कैलकुलेशन मैं अभी नहीं कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में, आई एम जस्ट रिलाइंग ऑन द कैलकुलेशन दैट हैज बीन गिवन टू अस बाय ICAI। तो आपको यहाँ पर बेसिकली करना क्या है फॉर योर ओन पर्पस, कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन आपको प्रपोज्ड वाले का भी ऐड करना होगा, CO2 एमिशंस भी आपको प्रपोज्ड वाले का ऐड करना होगा, राइट। वो दोनों ऐड करने के बाद में आप फिर से कैलकुलेट करोगे तो आपको kg पर मेगावाट आवर का CO2 एमिशन रेट मिल जाएगा, राइट। सो व्हाट यू हैव टू डू इज CO2 एमिशंस इन मेट्रिक टन्स दिया हुआ है, उसको डिवाइड करना है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से और मल्टीप्लाई करना है 1000 से, तो आपको CO2 एमिशन रेट मिल जाएगा। अब वो क्या 500 से कम आता है प्रपोज को इंक्लूड करके, तो यहाँ पर कैलकुलेट किया हुआ इन्होंने। ओके, सो इट इज कमिंग एज 463 विच इज अ 39% रिडक्शन। सो गवर्नमेंट का टारगेट था 30% से रिड्यूस करना, वो अचीव हो रहा है बिकॉज हम लोग कंट्रीब्यूट करें 39% रिडक्शन। और दूसरी बात यह है कि हम लोग 500 पर पहुंचना चाहते थे, 500 से कम करना चाहते थे, तो 2025 तक ये 500 से कम हो रहा है, विच इज ग्रेट। सो दिस इज सूटेबल, और ये हम लोग CO2 एमिशन रेट में लिख सकते हैं। फिर आता है थर्ड पॉइंट विच इज अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल। सो इट हैज बीन टोल्ड टू अस इन द क्वेश्चन कि कंट्री जी यूरेनियम रिच है, तो हमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, बट ओवरऑल वर्ल्ड में देखें तो जो फ्यूल है उसकी अवेलेबिलिटी कम है और उसकी डिमांड ज़्यादा है। सो उसकी वजह से उसके रेट्स में हमें चेंज देखने को मिल सकता है, हो सकता है वहाँ पर कुछ रेगुलेशन आ जाए, तो वो हमें फैक्टर कर लेना चाहिए। द नेक्स्ट पॉइंट इज गोइंग टू बी द डीरेगुलेशन इन द सेक्टर। सो पावर सेक्टर के अंदर कंट्री जी के अंदर डीरेगुलेशन ला रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कुछ नए एंट्रेंट्स देखने को मिले, और उसके बाद में मार्केट फोर्सेस के बेसिस पर अब प्राइस डिटरमाइन होगी, तो प्राइस फ्लक्चुएट हो सकती है, और प्राइस फ्लक्चुएट हो गई तो हमें अपना कॉस्ट संभालना होगा ताकि हम लोग अपना प्रॉफिट जनरेट कर पाए, राइट। सो अगर पता चला कि कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई और इस तरह के नए प्लांट्स आ गए जहां पर हमारी टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई, तो वहां पर एक रिस्क है, बिकॉज हम लोग एंटर हो रहे हैं फॉर 40 ईयर्स का प्रोजेक्ट है। तो अगर हमने इनिशियली पैसा लगा दिया विच इज $1000 बिलियन, और हमें पता है कि अगर हमने शुरुआत में सेटअप कर दिया तो लास्ट में $200 बिलियन तो लगाना ही पड़ेगा, राइट। सो शुरुआत में $1200 बिलियन हम लोग मान के चल रहे हैं कि लगाना ही है, तो दैट इज अ ह्यूज अमाउंट। और अगर हम लोग का जो टेक्नोलॉजी है वो आउटडेट हो गया तो फिर हमें रिस्क वहां पर फेस करनी पड़ सकती है। सो दैट इज व्हाट इज रिलेटेड विद डीरेगुलेशन। इसके बाद में आता है हमारे जो फिगर्स दिए हुए हैं कॉस्ट स्ट्रक्चर, उस पर आ जाते हैं। सो 1000
billion dollars plus $200 billion is the initial cost that we know कि हमें इनकर करना पड़ेगा. उसके अलावा 80 सेंट हमें इनकर करना पड़ता है, राइट, पर किलोवाट आवर. तो कैलकुलेशन कर लेते हैं थोड़ा सा. ओके, सो $1200 बिलियन हमें पता है, एंड देन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हमें पता है, बट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इज इन मेगावाट आवर्स. तो हमें ये डिविजन करना पड़ेगा $1200 बिलियन का. सो आपको $1200 बिलियन को डिवाइड करना होगा 1,98,37,440 मल्टीप्लाइड बाय 40 बिकॉज दिस फॉर 1 ईयर. तो इसको 40 इयर्स का जनरेशन की जो होगा उसमें हमें मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करना पड़ेगा. 1200 बिलियन को इससे डिवाइड करना पड़ेगा, एंड क्योंकि ये मेगावाट आ रहा है इसको किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फिर हमारा कैलकुलेशन होगा. जो आंसर आएगा उसमें 0.80 ऐड करना है, क्योंकि 80 सेंट्स का हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट है पर किलोवाट आवर. तो वहां से आपका कॉस्ट आएगा. अभी मैं आपके साथ में कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, दिस कैलकुलेशन हैज बीन गिवन टू अस. तो उस कैलकुलेशन पे जाते हैं, वो आता है, सो इट कम्स टू $2.31. 2.31 आया, और हम चाहते थे $2.40 से कम टू कम्पीट विद आवर कॉम्पिटिटर्स. सो 2.31 इज फीजिबल, और इसलिए हमें यहाँ पर एक अच्छा ऑप्शन दिखाई देता है. बट इसके अलावा हमें देखना होगा कि क्या हमारा इकोनॉमिक वायबिलिटी है ना. इकोनॉमिक वायबिलिटी इज नॉट ओनली कि हमारा पैसा कितना अच्छा बन रहा है, कॉस्ट कम से कम पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है. सो दैट इज नॉट इकोनॉमिक वायबिलिटी. इकोनॉमिक वायबिलिटी में हमें ये चेक करना होगा कि हमारा जो पावर सोर्स है विच इज न्यूक्लियर एनर्जी कंपेयर टू दी अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहाँ पे स्टैंड करता है. एंड देन द सेम पॉइंट कम्स इन कि क्या आउटडेट हो सकता है. 40 इयर्स के लिए हम लोग इसमें एंटर कर रहे हैं, तो अगर वो आउटडेट हो गया तो हमारा पैसा ब्लॉक हो जाएगा, हमारा कितना रिटर्न बनेगा. इन द कमिंग ईयर्स हम लोग इसमें क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, एंड गवर्नमेंट का क्या सपोर्ट रहता है, डी रेगुलेशन अगर हो जाता है तो किस तरह के फैक्टर्स होते हैं. सो इकोनॉमिक वायबिलिटी इज बेसिकली स्टडीइंग द एंटायर मार्केट अराउंड योर प्रोजेक्ट. सो दैट इज इकोनॉमिक वायबिलिटी. तो यहाँ पर आप मार्केट से रिलेटेड जितने पॉइंट सोच सकते हो वो सारे यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिएगा. सो इकोनॉमिक वायबिलिटी हो गया, अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल हो गया. लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर वही है कि 40 इयर्स तक, क्योंकि ओवरऑल वर्ल्ड में तो अवेलेबिलिटी कमजोर है, सो 40 इयर्स तक क्या हम लोग इसको मेंटेन कर सकते हैं. एंड इज इट अ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ एनर्जी. इसमें ये भी बताया गया है कि क्या हम लोग 40 इयर्स के बाद इसको और ज्यादा स्ट्रेच कर सकते हैं, बिकॉज क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स ज्यादा है. तो क्या न्यूक्लियर एनर्जी इज गोइंग टू बी द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द कमिंग 40 ईयर्स, या फिर 20 साल के बाद कोई नया सोर्स ऑफ एनर्जी निकल के आ जाएगा. तो ये हमें यहाँ पर देखना होगा. उसके अलावा एनवायरमेंटल इफेक्ट हम लोग ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं कार्बन एमिशंस के अंदर, बट थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आप लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हो कि अगर रेडिएशन का लीकेज हुआ तो उसको आपको कंसिडर करना पड़ेगा, बिकॉज अगर वो हो गया तो उससे आपको क्या इम्प्लीकेशंस पड़ सकते हैं अपने प्लांट के ऊपर, उससे आपको कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, और इसके लिए आप लोगों को किस तरह के सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए. वो सारी चीजें आपके एनवायरमेंटल इफेक्ट में आती है. ओवरऑल एक लास्ट में आप कंक्लूजन लिख सकते हो जो भी आपको लगता है. इट कुड बी पॉजिटिव, इट कुड बी नेगेटिव, इट डिपेंड्स ऑन यू. बट मेरे हिसाब से इस पूरे प्रोजेक्ट को देखते हुए, बिकॉज डिमांड इंक्रीज हो रहा है, कार्बन एमिशन कम हो रहा है, जो कि हम लोग दो चीजें मेजरली चाहते थे, गवर्नमेंट भी चाहती थी, एंड इसके बेसिस पर बिकॉज दिस सीम्स टू बी लाइक द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द कमिंग फ्यूचर एंड अ प्रपोज फ्यूचर, जहां तक मैं देख सकता हूँ वहां तक. तो मुझे लगता है कि हम लोग सूटेबल है इसमें जाने के लिए. तो ओवरऑल मेरा कंक्लूजन ये रहेगा कि मैं इसमें जाना पसंद करूंगा. ओके, सो इस तरह से हम लोग अपना पूरा केस सिनेरियो का आंसर लिख सकते हैं. राइट, सो दिस इज हाउ यू गोइंग टू राइट एन आंसर फॉर अ केस स्टडी विच यू थिंक इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू एक्सपेक्टेड. ओके, सो यहाँ पर हम लोग आज का वीडियो एंड करते हैं. इन द कमिंग वीडियो, इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे अगेन फ्रॉम चैप्टर 5, बट नाउ द crop division. All right, so make sure to like and share this video and subscribe to the channel if you are new to the channel, and see you in the next one.